बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू डिस्कस शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, हमने कल डिलीरियम पढ़ा था ना, तो शिज़ोफ्रेनिया जो है इसके सिम्टम्स और डिलीरियम के काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है ना बच्चों, इसको वो ये रखना है कि जो डिलीरियम था ना, उसके अंदर पेशेंट को अंडरलाइन कोई डिजीज चल रही है। ठीक है, उसको कोई ऑर्गेनिक डिसफंक्शन है, कोई पैथोलॉजी है, बीमार है, वो स्ट्रोक है, उसको सर्जरी हुई है, कोई ना कोई मसला है। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया का होगा, इसके अंदर पेशेंट अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्योरली साइकेट्रिक इलनेस होगी, कोई मेडिकल इलनेस नहीं होगी इसके साथ। इसका सिनेरियो भी आपके पास ऐसे ही आएगा कि सिर्फ पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, कोई मेडिकल इलनेस की हिस्ट्री नहीं होगी। और एक मिनट, मैं ना विंडो क्लोज कर दूं, काफी शोर आ रहा है। कोई पेज नंबर बता दे इनको। अच्छा, तो जो स्किज़ोफ्रेनिया ना, इसमें जो पेशेंट आएगा ना बच्चों, उसको कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, वो बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल है, सिर्फ प्योर साइकेट्रिक इलनेस होगी। और ये भी एक सिंड्रोम है, इसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। इसके ऊपर जाने से पहले ना, पहले हम आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको पता हो कि कौन से पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं और कोग्निटिव सिम्टम्स क्या हैं। तीनों तरह के सिम्टम्स जो है ना वो पेशेंट को आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, पॉजिटिव हम किसके लिए यूज करें वर्ड, और नेगेटिव कोई बता सकता है? पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स हम किनको कहते हैं? किसी को कोई आइडिया हो? बच्चों, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे कि कोई भी ऐसी चीज पेशेंट के साथ हो रही है जो नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, एक चीज ऐड हो गई है, पॉजिटिव आप याद रखें, ऐड हो गई है। नॉर्मल ऐसी कोई चीज नहीं होती, जो नॉर्मल लोग हैं हम लोगों के अंदर कोई ऐसी साइकोटिक सिंड्रोम, ऐसी कोई साइकोटिक चीज नहीं होगी। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएंगे? डिल्यूजन्स आएंगे, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं। और क्या होता है? हेलुसिनेशंस। ये जो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस है ना, ये डायग्नोस्टिक होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। हाँ, ये डिलीरियम वाले पेशेंट में आ रहे थे, लेकिन उसमें मैंने बताया कि आपको मेडिकल इलनेस मिलेगी। इसमें पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसको सिर्फ साइकेट्रिक इलनेस होगी, सिर्फ उसको डिलीजन्स हो रही हैं, हेलुसिनेशंस हो रही हैं। ठीक है, और उसको क्या होगा पॉजिटिव सिम्टम्स में? एक तो डिलीजन्स हो गई हैं, हेलुसिनेशंस हो गई हैं, और ऐसी क्या चीज हो सकती है जो नॉर्मली नहीं होती लेकिन वो ऐड हो गया, ऐसे पेशेंट्स के अंदर आना शुरू हो गई है। वो क्या होगा? वो होगा उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। स्पीच उसकी बिल्कुल खराब होगी, ऐसे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोली चले जाएगा। मतलब उसे कोई आइडिया नहीं रहेगा कि मेरी बात करने का क्या मकसद है। ठीक है, स्पीच उसकी बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अगर उसे कोई पूछेगा कोई बात, तो वो आगे से बिल्कुल इरेलीवेंट का उसका जवाब दे देगा। ठीक है, उसके बाद उसका बिहेवियर भी डिसऑर्गेनाइज सा होगा। ऐसा बिहेवियर होगा कि फॉर एग्जाम्पल उसे कोई कहे कि उठ जाओ या बैठ जाओ, तो वो घंटों बस खड़ा रहे, अपनी मर्जी से खड़ा रहे, बैठे ही ना। ठीक है, उसे कोई पता ना होगा कि मुझे कोई कमांड दे रहा है, तो अजीब सा उसका बिहेवियर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? कैटाटोनिक कहते हैं, कैटाटोनिक बिहेवियर। ठीक है, कि मूवमेंट्स और रिस्पॉन्सेज कैसे होंगे पेशेंट के, ऐसे कि जैसे हम लोग कभी कभी खुद भी हम लोग फील करते हैं ना कि हम किसी चीज को ऐसे बैठ के देख रहे हैं, हम बस थोड़ी देर देखते रहते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे देख ही चले जा रहे हैं। तो ये कैटाटोनिक बिहेवियर होता है कि अजीब सा उसका रिस्पॉन्स और मूवमेंट्स होंगे, उसे खुद भी नहीं पता होगा। स्पीच की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने उसे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, ठीक है, और वो आगे से कहते हैं कि सैलड, मैंने खाना खाना है। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट सी चीज। हमने उसे पूछा कुछ है, हम बात कुछ कर रहे हैं, और वो बिल्कुल इरेलीवेंट आगे से जवाब दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे जो नॉर्मली किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं होते, इसके अंदर ऐड हो गए हैं। इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशन, स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर हो गया है कि वो अजीब सी मूवमेंट्स कर रहा है, ऐसे ही अपना हाथ उठा के ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, अजीब से रिस्पॉन्सेज दे रहा है, तो ऐसे इसकी चीजें हो जाएंगी। दूसरी इसके कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि नॉर्मली जो चीजें होनी चाहिए ना एक इंसान के अंदर, नॉर्मली जो होती हैं वो इनके अंदर खत्म हो गई हैं, डिलीट हो गई।
इसको हम कह रहे हैं नेगेटिव सिम्टम्स। समझ आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव हम क्यों कह रहे हैं? नेगेटिव क्या है कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होना चाहिए था ना, कि एक बंदा खुदा न खास्ता किसी कोई फोत हो गया, कोई मर गया, तो एक बंदे को रोना चाहिए और वो हंस रहा है, मतलब उसके इमोशंस ही नहीं रहे। नॉर्मली इमोशंस होते हैं, इनके इमोशंस खत्म हो गए। ठीक है। दूसरा क्या हुआ है कि कहीं भी हम जाते हैं, किसी कोई सैर तफरी के लिए जा रहे हैं, हम खुश होते हैं कि हम एडवेंचर्स के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोई खुद मतलब इससे गर्ज नहीं होगा हम कहीं जा रहे हैं, उनके कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। ठीक है। और नेगेटिव ये है कि उसके इमोशंस खत्म हो गए हैं। ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर के बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होगा। नॉर्मली हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, नॉर्मली करनी चाहिए, तो ये नेगेटिव फीलिंग्स उसकी डिलीट हो गई हैं, उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उसके बाद उसकी स्पीच बिल्कुल जो नॉर्मल स्पीच होती है, जो बोलना चाहिए वो बोलेगा नहीं, पूरी बात नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो कहे हाँ मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो ये ना बताए कि 2 बच्चे हैं, उनका ये नाम है ये नाम है। बिल्कुल जैसे वो एक डिप्रेसिव वाली स्टेट होती है ना, हम वो एंग्जाइटी में भी पढ़ेंगे, डिप्रेशन में भी पढ़ेंगे कि लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिक्रीज्ड इमोशंस, और स्पीच उसकी पुअर हो गई है, पूरा बात नहीं करा वो। ठीक है। और उसकी मोटिवेशन लॉस हो गई है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव ये हुआ है कि नेगेटिव सिम्टम्स हुआ है कि जो नॉर्मली होने चाहिए थे, एक बंदे के अंदर नॉर्मल चीज होनी चाहिए थी, वो डिलीट हो गई है, नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव ये है कि जो होने ही नहीं चाहिए थे वो ऐड हो गए। डिलीजन्स हमें नॉर्मली तो नहीं होती ना, लेकिन वो ऐसे पेशेंट्स में डिलीजन्स होंगी, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, हमें बोली जाएगा, एवं ही हरकतें, उसका बिहेवियर ऐसा होगा, उठ के बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, चल फिर रहा है, कोई मकसद नहीं है। ठीक है। तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स है। और नेगेटिव ये हैं कि जो नॉर्मल होने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे, खत्म हो गए, इमोशंस खत्म हो गए, उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई, उसका इंटरेस्ट, उसकी मोटिवेशन, उसकी स्पीच जो बात पूरी करनी थी वो भी नहीं कर रहा। ठीक है। और इसकी कौन से सिम्टम्स आते हैं समझ आइए आपको पॉजिटिव नेगेटिव की। तीसरे नंबर पे इसकी कॉग्निटिव होते हैं। तो कॉग्निटिव में क्या होगा, कल भी हमने पढ़ा था डिलीरियम में, कॉग्निटिव में उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा कि उसकी कॉग्निशन इफेक्ट होगी। तो 3 तरह के हमने सिम्टम्स पढ़ने हैं। अब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करेंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट को कैसे कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और कॉग्निटिव। अच्छा, जो ये स्किज़ोफ्रेनिया ना बच्चों, इसके ना 3 फेजेस होते हैं, प्रोड्रोमल फेज होता है, एक्टिव फेज होता है और रेजिडुअल फेज होता है। ठीक है। तो वो अब हम देख लेंगे कि वो क्या क्या होता है। ये जो आप ट्रांजिएंट फेज की बात कर रहे हो, ऐसा फेज नहीं होता इसका। ट्रांजिएंट जो हमने पढ़ा था ना अटैक, वो हमने डिलीरियम में पढ़ा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें इसका एक प्रोड्रोमल होता है। प्रोड्रोमल हम पढ़ते हैं ना, जब कोई हम इन्फेक्शियस डिजीज भी पढ़ रहे होते हैं, हम कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हम हेपेटाइटिस में भी पढ़ते हैं कि इसको प्रोड्रोमल सिम्टम्स आ रहे हैं। पढ़े ना आपने, कभी पढ़े होंगे कहीं पे, नाउ यू आर इन फाइनल ईयर। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसको जब प्रोड्रोमल फेस होगी ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड भी कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहीं। अच्छा, जो प्रोड्रोमल फेस होगी उसमें क्या होगा कि पेशेंट ना बस विड्रॉन हो जाएगा, लोगों से दूर अलग थलग पहले उसने रहना शुरू कर देना है। ठीक है। उसके बाद उसकी एक्टिव फेज आती है। एक्टिव फेज के अंदर उसको सीवियर सिम्टम्स आएंगे, ये सारे जो अभी हमने पढ़े ना, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ आ सकता है। लेकिन मोस्टली इसके अंदर क्या होगा, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। अगर डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रही है, बंदे को बाकी चीजें नहीं भी हो रही, तो हम कह देते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। लेकिन अगर उसको बाकी चीजें हो रही हैं, डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस नहीं है, तो वो एक सस्पिशन होती है कि हो भी सकता है स्किज़ोफ्रेनिया और नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब जो इसकी एक्टिव फेज है उसमें सीवियर सिम्टम्स होंगे, डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस होंगी, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कैटाटोनिक बिहेवियर, जो भी हमने पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद इसकी होती है रेजिड्यूल। रेजिड्यूल में ऐसी होगी कि जैसे उसकी जो मेमोरी लॉस हो रहा है, उसकी कॉग्निशन पे जो इफेक्ट आ रहा है ना, वो उसकी रेजिड्यूल फेज में आ रहा होता है। ये स्लाइड में नहीं मेंशन, ये आप याद भी ना रखो, मैं बस आपका एक कंसेप्ट बना रही हूँ क्योंकि अभी एक बच्चे ने बात की थी ट्रांजिट फेज की, तो मैं फेजेस पे आ गई हूँ, वरना ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स क्या है और ये जो कोर्स है डिजीज का, ये कैसे चलता है। ठीक है। जी बोले आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? एक पेशेंट में अगर सिजोफ्रेनिया हो जाए, ट्रीटेबल है ये, लेकिन जो इसके ये मैंने आपको पढ़ाया है ना फेजेस, वो यही है।
ये ऐसे साइकिल चलता है, प्रोड्रोमल से एक्टिव फेज में आता है, एक्टिव से रेजिड्यूल में जाता है, रेजिड्यूल से वापस वो प्रोड्रोमल में भी जा सकता है। ठीक है, ये इसकी यूं होता है, साइकिल होता है। अच्छा, अब ये देखें सिजोफ्रेनिया में क्या हो रहा है कि ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या है, डिल्यूजन्स है। इट मे टेक इयर्स, मंथ्स, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आएगी और बस चली जाएगी, ये रहेगा, इट वुड स्टे। अच्छा, अब क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं और लैक ऑफ इंसाइट। अब एक्यूट सिजोफ्रेनिया क्या है, जो एक्टिव वाला है, ठीक है, वो आएगा डिस्टर्ब बिहेवियर के साथ, डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, डिसऑर्डर्ड थिंकिंग है, ठीक है, सोशल विड्रॉ भी हो सकता है उसको। ये देखिए सो कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स। अब आपकी बुक में अलग से कुछ ने एनुमरेट नहीं किए हुए कि नेगेटिव सिम्टम्स अलग से कोई अच्छे से बताए नहीं हुए। अब उसने यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया कि वो सोशली विड्रॉ हो गया है, मतलब नॉर्मल हमें सोशली इंटरेक्शन करना चाहिए लेकिन पेशेंट नहीं करेगा, उसको नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे ये। ठीक है, ये देखें पेशेंट को डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, कोई उसका इमोशन नहीं रहा, उसको डिलीजन्स है, उसको हेलुसिनेशंस है। अब इटियोलॉजी में सेम थिंग, इसकी भी हमें कोई क्लियर कट पैथोजेनेसिस नहीं पता, सिर्फ हमने जब भी यहाँ पे ड्रग्स लेनी है ना देनी है एंटीसाइकोटिक्स, वो एक्ट करेंगी जो डोपामिन के रिसेप्टर्स D2 हैं उनके ऊपर, तो हमें लगता है कि शायद डोपामिन जो है उसका रोल है इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर, क्योंकि हम एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हैं वो D2 को इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, तो शायद ये डोपामिन की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका कोई हमें एग्जैक्ट जो पैथोजेनेसिस है वो नोन नहीं है। कुछ जीन्स है उनके अंदर म्यूटेशंस बताएंगे आपकी बुक में कि ये जो डिसरप्टेड इन शिज़ोफ्रेनिया और ये न्यूरोग्लिन 1, ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई क्लियर कट पैथोजेनेसिस नहीं है कहीं भी अवेलेबल। अब रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने कल भी रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे ना डिलीरियम के, उसको बीमारी थी और ये वो, ठीक है, इसके अंदर भी रिस्क फैक्टर्स होंगे। जैसे कि एक पेशेंट है, उसको कोई बर्थ ट्रॉमा हुआ है, जब वो मतलब पैदा हुआ है उसके बाद उसको पेरिनेटल पीरियड में कोई उसकी अर्बन बर्थ हुई है, उसको ट्रॉमा हुआ है वहां पे, ठीक से जो है वो डिलीवर नहीं हुआ पेशेंट, तो ये सारी चीजें लेके जाएंगी किसकी तरफ, उसको हो सकता है कि उसकी मतलब बेसिकली चीजें जो भी उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रही है ना और उसके ब्रेन को इफेक्ट कर रही हैं, वो सारी इसको सिजोफ्रेनिया की तरफ लेके जा सकती हैं। एक तो हमने बात कर ली कि शायद डोपामिन ज्यादा हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा हम एनवायरमेंटल पढ़ रहे हैं कि इसको अर्ली या प्री नेटल इन्फेक्शन हुए थे या कोई ऑटोइम्यून डिजीजेस हुई हैं, ठीक है, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स होंगे। अब ब्रेन इमेजिंग पे जो होते हैं ना ऐसे पेशेंट, उनके अंदर सटल होती हैं, सटल का मतलब जो क्लियर नहीं नजर में आ नहीं रही, इंसीडियस सी हैं, छुपी हुई हैं, स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं जिसमें वेंट्रिकल्स हमें लार्ज मिल जाएंगे या फिर ब्रेन साइज ओवरऑल डिक्रीज मिल जाएगा। तो ये भी कुछ कुछ परसेंटेजेस कहीं कहीं हमें जब हमने स्टडीज किए तो हमें मिला है। ये भी कोई क्लियर कट नहीं है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट आएगा तो उसमें हमें ब्रेन छोटा मिलेगा, वेंट्रिकल उसके लार्ज मिलेंगे, ये बस स्टडीज हैं, ये बस ये है कि हमने जब कुछ पेशेंट्स को स्टडी किया तो उसमें हमें ये चीजें मिली हैं, तो हो सकता है इनका कोई रोल हो इसकी पैथोजेनेसिस में। अब जाहिर है जो ये साइकोलॉजिकल इलनेस है तो इसके जो अटैक्स होंगे वो सोशल स्ट्रेस से, या कोई वो ऐसी ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, ओपियाइड्स वगैरह, ये कैनाबिस, तो ये जिनसे डोपामिन का टर्नओवर सेंसिटिविटी ज्यादा हो गया है, हमने डोपामिन का रोल पढ़ा है क्योंकि हमने कहा है कि D2 ड्रग्स एंड जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, डोपामिन का रोल है इसके अंदर। तो स्ट्रेस के अंदर और कैनाबिस से अगर तो डोपामिन जिससे सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है तो सिजोफ्रेनिया के जो अटैक्स हैं वो एपिसोड उनको प्रिसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसे बनाना है, उसने हमें कहा है कि ये सिम्टम्स हैं इसके, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ये हैं, ठीक है, एक्यूट के, और जो क्रोनिक है जो चल रहा है उसके अंदर नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हेलोसिनेशंस और डिल्यूजन्स हैं जो हमने पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े थे, ऐसे ही है। इसके अंदर उसने एक निमोनिक दिया हुआ ABCD और ये वाले नेगेटिव हैं जो क्रोनिक में आएंगे, ठीक है, A है, B है, C और D है। अब ये हैं क्या, ऑडिटरी हेलोसिनेशंस, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ठीक है, सी में कंट्रोल्ड फीलिंग्स क्या है, और ये डिल्यूजन्स, ठीक है, हमें ऑडिटरी हेलोसिनेशंस का तो पता है और हमें डिल्यूजन्स का भी पता है। बच्चों ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इंसर्शन विड्रॉल क्या है, या ये क्या है कंट्रोल फीलिंग्स, ये सब क्या है, तो बता सकता है।
हाँ जी, पेशेंट को ऐसे लगेगा उसकी फीलिंग्स ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, कि दूसरों तक जा रही हैं। वो जो सोच रहा है, वो जो अपने दिमाग में सोच रहा है, उसे लग रहा है कि शायद लोगों को पता चल गया कि मैं ये सोच रहा हूँ। मेरी सारी फीलिंग्स, मेरे सारे इमोशन ब्रॉडकास्ट होकर दूसरों तक जा रहे हैं। ठीक है, ये ब्रॉडकास्टिंग हो गई है। ठीक है, या इंसर्शन या विड्रॉल ऑफ थॉट्स क्या है, कि लोगों के थॉट्स उसके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं या उसके अपने थॉट्स विड्रॉल हो रहे हैं। ठीक है ना, ना तो मतलब उसको ये लग रहा है कि शायद जो दूसरे लोग सोच रहे हैं वो मैं, मेरे अंदर वो चीजें आ रही हैं, या मैं जो खुद सोचना चाह रहा हूँ वो निकल के दूसरे लोगों तक जा रहा है। मतलब उसके उसको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके थॉट्स के ऊपर, उसके अपने बिहेवियर के ऊपर। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होगा कि उसको लगेगा जो मेरी फीलिंग्स हैं वो ब्रॉडकास्ट होकर दूसरे लोगों तक जा रही हैं, जो मेरे थॉट्स हैं। और कंट्रोल्ड फीलिंग्स ये होंगी कि मेरी फीलिंग्स कोई और बंदा कंट्रोल कर रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं जो सोच रहा हूँ ये शायद किसी और बंदे की वजह से है, कोई और बंदा मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे मतलब मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या करना है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी टेक्स्ट में कैसे लिखा हुआ है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, कंट्रोल फीलिंग्स क्या है। और डिल्यूजनल यही होगा, जैसे कि किसी को लग रहा है कि ये मुझे मारने के लिए आया हुआ है, या किसी को लग रहा है कि ये, जैसे किसी हस्बैंड को लगे कि मेरी बीवी जो है ये मेरे बच्चे का सही ख्याल नहीं रख रही, उसको यही बिलीव हो, फॉल्स बिलीव कि ये मेरे बच्चे का ख्याल ही नहीं रख सकती, या ये मेरे साथ सिंसियर ही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे सिनेरियोज आपके आए हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ABCD सारे एक्यूट सिजोफ्रेनिया में आएंगे। फिर नेगेटिव में हमने पढ़ लिया था, ब्लंटेड इफेक्ट होगा, फ्लैटेंड इफेक्ट। ये क्या है, एक्सप्रेशनलेस, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई फनी चीज होगी तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रोने वाली चीज होगी तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। एपैथी हो गई है, लॉस ऑफ ड्राइव हो गया, मोटिवेशन उसकी खत्म हो गई है, इवैल्यूएशन की मोटिवेशन खत्म हो गई है। सोशली विड्रॉल हो गया, ऑटिज्म, अलग थलग रहने लग गया, बोलना छोलना बंद कर दिया है, कम कम बोलता है। स्पीच उसकी पुअर हो गई है, एलोगिया। और पुअर सेल्फ केयर, ये सारे क्या है, ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं। ये क्रोनिक फेज में आएंगे। जब एक्यूट फेज आएगा, मोस्टली सिनेरियो एक्यूट फेज के साथ ही आता है। अब ये नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ एक्यूट फेज रहे या सिर्फ क्रोनिक, ये दोनों चल सकते हैं, साइकिल होता है ना, कभी एक्यूट में जाएगा, कभी क्रोनिक में, कभी फिर नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। तो ये सारा जो है इसके अंदर दोनों मिक्सचर भी आ सकता है चीजों का, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्यूट के साथ है या सिर्फ क्रोनिक के साथ है। ये देखें, ये सारे इसके नेगेटिव थॉट्स हैं। उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, देखिए उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है उसको। यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने काम कर रही है, सोशली उसको कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग। ठीक है, और यहाँ पे इस बंदे को क्या हो गया कि कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहा लोगों के साथ, लैक ऑफ मोटिवेशन, काम नहीं कर सक रहा, उसे कुछ करना था लेकिन उसे नहीं हो पा रहा। तो ये सारे क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं। देखेंगे पॉजिटिव एंड इल्यूजन्स हो गई, हेलुसिनेशंस हो गई, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होगी। और नेगेटिव में क्या आ गया, फ्लैटेंड और रिड्यूस्ड और लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब इसमें वो बता रहा है कि कैसे हेलुसिनेशंस टिपिकली इसके अंदर ऑडिटरी होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको चीजें सुनाई देने लगी। ठीक है, वॉइसेस होंगी, वो कैसी हो सकती हैं, उसको कैसे लगेगा कि कुछ ऐसी वॉइसेस होंगी कि उसको लगेगा जो मैं सोच रहा हूँ ना, वही वॉइसेस उसके आएंगे, उसको सुनाई देंगी। कि अगर वो सोच रहा है कि मैंने कुछ खाना है तो उसको सुनाई देगा कि मैंने कुछ खाना है, मतलब जो चीजें वो सोच रहा है उसको वही वॉइसेस रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा कि उसको, वो नॉर्मली उसकी जो प्राइवेट थिंकिंग है वो कुछ सोच नहीं सकेगा, उसे लगेगा कि मेरे, उसको डिल्यूजनल बिलीफ होगा कि उसके जो थॉट्स हैं वो उससे विड्रॉन कर लिए गए हैं या ब्रॉडकास्ट कर दिया दूसरों को। ठीक है, या कोई एलियन थॉट्स उसके अंदर, उसके दिमाग में इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, या तो उसके दिमाग से कुछ निकाल रहे हैं, थॉट्स विड्रॉन कर रहे हैं, या कुछ एलियन थॉट्स उसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं, या उसके थॉट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, दूसरे लोगों को जा रहे हैं। तो उसकी जो अपनी वो प्राइवेट थिंकिंग होगी, कुछ अगर वो सोचना चाह रहा है वो सोच नहीं सकेगा। ठीक है, और क्या होगा डिल्यूजनल बिलीव्स में, वही कि उसके इमोशंस और जो सारे एक्ट्स हैं वो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक डिल्यूजनल उसने कहा है कि ना, ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मल परसेप्शन के साथ आए, नॉर्मली इसको कोई चीज परसीव हुई है, जैसे उसने चांद को देखा है, उसने कहा है कि आई सा द मून, ये उसको नॉर्मल परसीव हुआ है, साथ उसको डिल्यूजन भी आ गया है। ठीक है, एंड आई इमीडिएटली न्यू ही वाज इवल, तो उसको ये डिल्यूजन भी साथ में आ गया कि चांद जो है वो बेचारा इवल है। ओके,
अब बाकी सिम्टम्स भी कुछ आ सकते हैं, जैसे हमने कैटाटोनिक बिहेवियर पढ़ लिया है कि वो इतनी देर के लिए इमोबाइल खड़ा रहे, एक साइड पे खड़ा रहे, या ऐसे ऑकवर्ड सा पोस्चर बना के खड़ा रहे, ठीक है। तो ये सारा इसका कैटाटोनिक बिहेवियर है। ये सारा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और कैटाटोनिक बिहेवियर। इसमें कुछ मुश्किल समझ आइए आपको, कैसे सिम्टम्स हैं, कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? ओके, अब देखिए मैनेजमेंट जो है ना, कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर आपके पास आएगा ना, तो आपने ये तो लिखना है साथ, ड्रग्स तो आप लोग सारे हर जगह ही लिखते हो, लेकिन यहाँ पे जब भी साइकेट्रिक इलनेस आ गई है बच्चों, आपने साथ में उसका इन्वायरमेंट, उसकी सोशल लाइफ और उसकी जो कॉग्निशन और जो बिहेवियरल थेरेपी है ना साथ में, वो जरूर करवानी होती है, ठीक है। कैटाटोनिक का मतलब होता है एबनॉर्मल पोस्चर या बिहेवियर में वो घंटों खड़ा रहे, बैठा रहे, एबनॉर्मल बिहेवियर को कह रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा मैनेजमेंट में ना सबसे पहले हमने, हाँ सिम्टम्स देखें डिलीरियम वाले हैं, बेशक हैं, इसके अंदर सारा कुछ आ रहा है, वो डिलीजन हेलुसिनेशन उसमें भी थी, लेकिन देखें उसमें पेशेंट इल सिकनेस के साथ आएगा, मेडिकल इलनेस के साथ आएगा। इसमें नॉर्मल बंदा है, हम जैसे लोग हैं। इवन कि मैंने अपनी क्लास में देखे हैं जिनको ओसीडी था, ठीक है। ये शिजोफ्रेनिया तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी आई कैन इमेजिन कैसे लोग कैसे होंगे। कुछ आप लोग टीवी ड्रामाज में भी देखते हो, ठीक है, आप लोगों ने शायद वो ड्रामा देखा हो, वैसे मैंने नहीं देखा, मैंने सुना था कि वो ड्रामा कौन सा था, अलिफ। अलिफ के अंदर वो जो लड़का मर जाता है, जो सजल का भाई होता है, उसकी माँ जो होती है वो फिर खुद ही से बातें करने लग जाती है, खड़ी रहती है घंटों, दीवार को देखती रहती है, और उसे लगता है कि उसका बेटा वापस आ गया, उसे बातें कर रही होती है, उसको बातें सुनाई दे रही होती हैं। तो इस तरह का वो मरीज होता है, ठीक है। हाँ शराब में भी, हाँ शराब में भी मुझे लगता है कुछ इस तरह का था, साइकेट्रिक इलनेस थी। तो खास तौर पे जब कोई ट्रॉमा मिलता है ना किसी पेशेंट को, उसको मेंटल ट्रॉमा मिला हो, किसी बहुत ही करीब इंसान की डेथ हो जाए, या कोई कुछ बहुत खुदा न खास्ता जिंदगी में अजीब बुरा हो गया है, तो ऐसे फिर उसके बाद ये अटैक्स आ सकते हैं शिज़ोफ्रेनिया के, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि मैनेजमेंट में क्या होगा कि हमने देखिए सब मेडिसिन तो हमने एंटीसाइकोटिक्स देने हैं, उसका आपने टेबल याद करना है, उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं, इवन कि इसका एससीक्यू भी आया हुआ है एक इसके साइड इफेक्ट्स का। तो ये चीजें आपने देखनी है और याद करनी है। लेकिन साथ में जब भी कोई साइकेट्रिक कोई भी आती है ना, ओसीडी कुछ भी आता है, तो आपने उसको साथ में इन्वायरमेंट उसका, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब उसने लिखा जब फर्स्ट अटैक होगा ना, तो हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना होता है, क्योंकि देखो पेशेंट को नहीं पता, उसको जब फर्स्ट टाइम अटैक हुआ है ना, उसे नहीं पता मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया है। उसे उस वो सब वो कहेगा मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे क्यों हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेना चाहेगा। तो इसको एक्सेप्ट करने में भी उसे टाइम लगेगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो खुद को हार्म करे, दूसरों को हार्म करते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, इनिशियल उसकी मैनेजमेंट करनी है, खासतौर पर जब पहला अटैक आएगा। अब ये देखें ड्रग में हमने एंटीसाइकोटिक्स देने हैं, उसने ये लिखा है कि सिम्टम्स जो है ना, जो सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स है ना, उनके लिए हैं ये ड्रग्स, कि जो डिल्यूजन हेलुसिनेशंस हो रही हैं वो पेशेंट की खत्म हो जाए। कोई 2 to 4 वीक्स लगते हैं ड्रग का रिस्पॉन्स आने के लिए, ठीक है। और हमने ट्रीटमेंट को हमेशा कंटिन्यू रखना है, ताकि रिलैप्स ना हो। रिलैप्स होता है ना कि एक दफा बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई फिर दोबारा आ गई है, और अगर उसको पहला अटैक हुआ है, फर्स्ट एपिसोड हुआ है, तो हम उसे 1 से 2 साल तक देते हैं जो भी ट्रीटमेंट है, मल्टीपल एपिसोड्स देंगे ताकि उसको रिलैप्स ना आए। तो जब भी एंटीसाइकोटिक्स देनी है, एक तो आपने एंटीसाइकोटिक्स देते हो उसको कहना है कि इसका इफेक्ट 2 से 4 हफ्तों में आएगा, फौरन से नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स जाएंगे जो डिल्यूशन हेलुसिनेशंस हैं, और हमें ये लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती हैं 1 से 2 साल तक, कि ताकि इस पेशेंट को रिलैप्स ना हो, दोबारा बीमारी वापस ना आए। अच्छा, अब 2 तरह की एंटीसाइकोटिक्स हैं, एक फर्स्ट जनरेशन है, एक न्यू जनरेशन है, ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन वाली थी, लेकिन जब भी सेकंड जनरेशन आती है ना किसी भी मेडिसिन की, वो इसलिए आती है कि फर्स्ट वाली के अंदर कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स है जो हम चाहते हैं सेकंड वाली जो अब वाली नहीं आ गया उसमें ना हो। जैसे हम फर्स्ट जनरेशन वो पढ़ते हैं एंटी एलर्जिक, उनमें सिडेशन थी, तो अब जो न्यू आ रही है उनके अंदर सिडेशन नहीं है। तो इनके अंदर भी यही चीज है, जो फर्स्ट जनरेशन थी ना उनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा थे, खासतौर पे जो एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। कौन से होते हैं एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट्स? जैसे पार्किंसनिज्म है, डिस्काइनेजिया है, डिस्टोनियाज हैं,
ठीक है, जो भी सारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ट्रेमर्स, ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो ये एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट्स में आती हैं। जब भी कोई ड्रग्स देते हैं उनके साइड इफेक्ट में अगर एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एबनॉर्मल पोस्चर, ट्रेमर स्टार्ट हो जाए, उसको हम एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट कहते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन जो पहले वाली थी ड्रग्स एंटीसाइकोटिक्स, उनके ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो अब हमने न्यू जनरेशन लेकर आए हैं सेकेंड वाली, उनके साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू फर्स्ट जो है वो कम है। अगर हमने लंबे अरसे के लिए देनी है ना, तो हम उनको एज अ वो स्लो रिलीजिंग इंजेक्शन, जैसे हम लोगों ने, आपने वो डेपोवेरा इंजेक्शन पढ़ा होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, कि हम वो सब जो डर्मल रख देते हैं स्किन के नीचे, हम रख देते हैं, स्लोली रिलीज होते रहते हैं उसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है फॉर बर्थ कंट्रोल। इसी तरह अगर हमने एंटीसाइकोटिक्स लंबे अरसे के लिए देनी है, तो हमने उसके लिए भी कोई स्लो रिलीजिंग इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता रहे वहां से। ये है आपकी एंटीसाइकोटिक्स। ये आपने क्लासिफिकेशन ऐसे ही याद करनी है, ये ग्रुप्स हैं और ये ड्रग्स हैं, डोजेस ना याद करें। ठीक है, इसमें मेरे बताने वाला कुछ भी नहीं है, मैंने जो बताना था वो ये था। इनके साइड इफेक्ट्स मैं भी आपको बताऊंगी, या आपने ऐसे ही याद करनी है। मुझे पता है ये मुश्किल है, ठीक है, कि इसके अंदर ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद की थी, लेकिन बच्चों मेरा हमारा जो जब प्रॉफ था तो पहला क्वेश्चन ही ये आया हुआ था कि एंटीसाइकोटिक्स के नाम बताएं, या एमसीक्यू में इस तरह का आ जाता है, तो आपने ये करने जरूर है और अच्छे से करने हैं। अच्छा, ये वही बात है कि टिपिकल थी, फर्स्ट जनरेशन थी, जिसमें कौन सी है, क्लोप्रोमाजीन है और हेलोपेरिडोल है, और दूसरी एटिपिकल आ गई जिसमें ये क्लोराजिपिन है, जो सेकंड जनरेशन है न्यू। ठीक है, यही कर समझते हैं कि ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि D2 रिसेप्टर्स को उसने ब्लॉक करना है और पेशेंट जो है वो इम्प्रूव करेगा, और इनके जो एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे जो सेकंड वाले हैं। लेकिन सेकंड वालों का जो साइड इफेक्ट है ना, उनके ये वाले एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट तो कम होंगे, लेकिन वो वेट गेन करवाएंगी और डिसलिपिडीमिया करवाएंगी सेकंड जनरेशन। तो ये भी एमसीक्यू है कि सेकंड जनरेशन का क्या साइड इफेक्ट है, वेट गेन एंड डिसलिपिडीमिया। क्लियर है यहां तक आपको? क्लियर है आपको यहां तक? ओके, अब क्लेजिपिन, ये तो हमने फार्मा में भी पढ़ा था, बड़ा ही मशहूर इसका साइड इफेक्ट, कि इसने एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करवानी होती है, शायद आपको याद हो, मशहूर जमाना इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, जो क्लेजिपिन है इसके क्या, इसने एक ग्रेनुलोसाइटोसिस काज करनी होती है, तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे बच्चों, सीबीसी करवाएंगे ना, सी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। हमने देखा है कि डब्ल्यूबीसी उसके कैसे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि इसने एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करवानी है। ग्रेनुलोसाइट्स कौन से, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी कम होंगे इसकी वजह से, तो इसलिए हमने सीबीसी उसकी इनिशियली वीकली बेसिस पे करवानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी पूछ सकते हैं क्लेजिपिन से क्या हो रहा है, और ये भी पूछ सकते हैं कि हमने सीबीसी क्या करवाना है और कैसे करवाना है। इनिशियली हमने वीकली बेसिस पे करवानी है। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर यूक्यू। वो आपको हिस्ट्री देगा कि पेशेंट को सिजोफ्रेनियन था, उसको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे रहे थे, और अचानक से पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट हो गया, उसको पूरी बॉडी जो है ना वो रिजिड हुई हुई है, ट्रेमर्स हुए हैं, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, अल्टर्ड स्टेट में है, कंफ्यूजन की स्टेट में है, तो उस पेशेंट को क्या हो गया, फीवर के साथ है। क्लिनिकली डायग्नोज करना है इसको हमने, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है ऐसी, क्लिनिकली हमने इसको डायग्नोज करेंगे। बच्चों इसका बताओ, मुझे इसकी समझ आ रही है, मैंने क्या सिनेरियो बताया आपको? पेशेंट था वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे था, या वो आपको कोई एंटीसाइकोटिक कोई ड्रग एक अकेली हेलोपेरिडोल या कोई ड्रग दे देगा। ठीक है, उसने कहना वो ड्रग इतने अरसे से ले रहा था, अचानक से वो बंदा आया है, उसको फीवर है, उसकी बॉडी पूरी रिजिड हुई पड़ी है, उसको ट्रेमर्स हैं, अल्टर स्टेट में आ गया है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो क्या हो गया उसको, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक्स का, रेयर है लेकिन ऐसा हो सकता है, ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। ठीक है, पेशेंट ने कैसे आना है कि उसको फीवर होगा, ट्रेमर्स, रिजिडिटी होंगे, और ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और कंफ्यूजन होगी। लेबोरेटरी पे हमें क्या मिलेगा,
सीपे की क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज और ल्यूकोसाइटोसिस। अब आपने इसकी लैब्स भी याद रखनी है क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, उसमें पूछेगा वो आपसे इसकी लैब में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें जो ड्रग दे रहे थे जिसकी वजह से उसको न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, हमने उसको विड्रॉ कर देना है, जो भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसे हाइड्रेट करना है, उसकी टेम्परेचर को कम करना है, हाइपरथर्मिया फीवर को। और ट्रीटमेंट में हमने उसे क्या देना है, डेंट्रोलिन क्या है, क्या इसका इफेक्ट होता है डेंट्रोलिन सोडियम का, और ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है। फाइनल ईयर बताएं। मसल रिलैक्सेंट है, गुड। डेंट्रोलिन मसल रिलैक्सेंट है। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट है, गुड। डोपामिन एगोनिस्ट है ना, तो ये मसल रिलैक्सेंट और डोपामिन एगोनिस्ट हमने देनी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने शायद जो एंटीसाइकोटिक से डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक करवाए थे उससे उसको ट्रेमर्स और रिजिडिटी हो गई है, और उसको जो रिजिडिटी हुई है उसको हमने कम करवाना है, उसके लिए हम डेंट्रोलिन दे रहे हैं मसल रिलैक्सेंट। क्लियर है। दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो है कि क्यूटी इंटरवल जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। आपने ईसीजी पढ़ी होगी, अब फाइनल में आओगे, आपने भी सीवीएस भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्यूटी इंटरवल जहां ना प्रोलॉन्ग हो सकता है ना, डीटी में होता है, और ये है आपका टोर्साइडिस डी और सडन डेथ काज करवा सकता है। तो ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है कि पेशेंट था, उसकी ईसीजी पे में उसको वो कोई एंटीसाइकोटिक ले रहा था, उसकी सडन डेथ हो गई है, ठीक है, तो हमें ईसीजी पे क्या फाइंडिंग मिल सकती है, तो आप क्या लिखोगे, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है। इसमें भी हमने ड्रग को पहले विड्रॉ कर देना है, और फिर हमने फौरन से जो है ना उसकी ईसीजी देखनी है और रिदमिया को ट्रीट करना है। ये है साइड इफेक्ट्स, इसको ऐसे ही रट्टा लगाना है। बल्कि रट्टा क्या लगाना है, आपने कोलिनर्जिक के और ये फार्मा में सारा पढ़ा तो होगा। जब हम पैरासिम्पथेटिक को ब्लॉक करते हैं तो क्या क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो पॉइजनिंग हम पढ़ते थे, जिसके हम पढ़ते थे स्लड, स्लाइवेशन, यूरिनेशन और डायरिया, ये वो, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। उसमें जब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है उसमें स्लड हो रहा था, स्लाइवेशन ज्यादा होगी, यूरिनेशन ज्यादा होगी, ठीक है, डायरिया हो गया, तो इसमें सारा ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें इसमें क्या होगा कि माउथ ड्राई हो जाएगा, स्लाइवा कम हो गया है, ठीक है, इम्पोटेंसी होगी, डायरिया की बजाय कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, यूरिनेशन की बजाय यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। और क्या होगा, कोलिनर्जिक ब्लॉक होंगे तो प्यूपल्स को क्या होगा, क्या इफेक्ट होता है पैरासिम्पथेटिक्स का प्यूपल्स के ऊपर, मायोसिस या मिड्रियासिस। फाइनल ईयर डायलेट करवाएंगे, मिड्रियासिस करवाएंगे, उससे ब्लड विजन हो जाएगी। मायोसिस होती है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से, ये ब्लॉक कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब डोपामिन को हमने ब्लॉक करना है तो क्या होगा, डिस्टोनिया हो सकता है कि अजीब सा उसकी टोन हो जाएगी, ठीक है, पार्किंसनिज्म हो सकती है। जाहिर है हम पार्किंसनिज्म में क्या करते हैं कि डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है सब्सटेंशिया नाइग्रा के, वो खत्म हो गए थे, इसलिए पार्किंसनिज्म हो रही थी। अगर हमने खुद ही डोपामिन ब्लॉक कर दिया तो उसके अंदर भी पार्किंसनिज्म हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या करना है, डोपामिन नॉर्मली क्या कर रहा होता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करवा रहा होता है ना। अब अगर डोपामिन ब्लॉक हो गया, प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया, तो प्रोलैक्टिनोमा में क्या फीचर्स आएंगे, गैनाइकोमेस्टिया और ग्लैक्टोरिया। क्लियर है। और हाइपर सेंसिटिविटी क्या होगी, क्लेंजिपिन से हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रोपिनिया हो रहा है, ग्रैनुलोसाइट्स जो न्यूट्रोफिल्स थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, रेमाटाइटिस और जॉन्डिस हो सकता है। ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस अगर लॉन्ग टर्म यूज करें तो कॉर्नियल लेंस की पैसिटीज मतलब कैटरेक्ट वगैरह हो सकता है। तो ये आपने एंटीसाइकोटिक्स के ड्रग्स ऐसे ही इफेक्ट्स याद करने हैं, या आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं आपसे कि साइड इफेक्ट्स बता दें, तो ड्रग्स बता दें, उनके साइड इफेक्ट्स बता दें। जी ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा साइकोलॉजिकल है, उसमें हमने उसकी सीबीटी, सीबीटी क्या होती है पढ़ा था बीएस में, साइकेट्री में। सीबीटी क्या है, बता दो बच्चों। मैंने फोर्थ ईयर का भी लेक्चर लिया है 8 to 9, और अभी मेरा गला बिल्कुल बंद होने वाला है, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इसमें कॉग्निशन और बिहेवियर दोनों पेशेंट को जो है ना हमने उनकी थेरेपी करनी होती है, ठीक है। हमने कहा था ना इसमें उसका बिहेवियर अबनॉर्मल हो जाता है, कॉग्निशन अजीब हो जाती है, उसे नहीं समझ आ रहा होता, तो हमने उसको ये थेरेपी देनी है, उसको सपोर्ट करना है,
बिहेवियरली। और उसके बाद हमने इसको सोशल ये है कि देखो ऐसा बंदा है, वो जाहिर है वो जो भी काम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्टर ही था, उसको सिजोफ्रेनिया हो गया, बेचारा अपना काम काज छोड़ के सारी थेरेपी ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो एट द एंड उसने वापस तो जाना है ना। ठीक है, तो उसको फिर हमने प्रमोट करना है कि उसको ड्रग थेरेपी, हमने उसको रिहैब करना है, उसे कहना है कि तुम्हारी इलनेस अब खत्म हो गई है, तो अब जो है वो दोबारा काम पे जाए, उसको इंकरेज करना है, उसकी हेल्प करनी है इन सब चीजों में, कि वो अपने जो दोबारा जो उसकी जॉब है और जो सारा उसकी डेली लाइफ है ना, उसको अकोमोडेट कर सके दोबारा से। तो ये इसका सोशल ट्रीटमेंट है जी, ग्रेजुअल रिटर्न टू नॉर्मल। अच्छा, ये टेबल है, बस आप ये टेबल ही कर लो, ये इसमें भी वही सब लिखा हुआ है इसकी डिफरेंशियल्स में ना। एक तो होता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, उसके अंदर सिर्फ डिल्यूजन्स होंगी, हेलुसिनेशंस नहीं होंगी। ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गए हैं शिजोफ्रेनिया के। ठीक है, तो हमने शिजोफ्रेनिया में हमने 3 तरह के सिम्टम्स पहले ही देख लिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव। अगर उसको सिर्फ डिल्यूजन डिसऑर्डर है ना, तो उसको सारे बाकी सिम्टम्स नहीं होंगे शिजोफ्रेनिया के, सिर्फ डिल्यूजन्स ही होंगी। अगर उसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में सिर्फ डिप्रेशन होगा, उसको डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस नहीं होंगी। अगर मैनिक है, मेनिया वाले पेशेंट्स कैसे होते हैं, ऑपोजिट टू डिप्रेशन होता है ना मेनिया, कैसा होता है पेशेंट मैनिक, जो अपने आप को कुछ चीज समझता हो, समझे मेरे जैसा कोई है ही नहीं, अयाश पसंद। ठीक है, मैनिक पेशेंट जो अपने आप में रहने वाला, अपने आप को कुछ समझने वाला, ग्रैंडियोसिटी, गुड। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ प्रोमिनेंट मैनिक सिम्टम्स होंगे। ये क्या होता है शिज़ोअफेक्टिव? शिज़ोअफेक्टिव ये होगा कि जिसके अंदर मूड और शिज़ोफ्रेनिया दोनों हो। ऐसा पेशेंट जो या तो मैनिक भी हो और साथ में शिज़ोफ्रेनिया भी है, उसको मूड का भी हो और शिज़ोफ्रेनिया दोनों, तो उसको शिज़ोअफेक्टिव कहेंगे। पुरपुरियल सेप्सिस क्या होता है बच्चों के, वही हमने, ये तो पुरपुरियम आपने कल ही शायद ओप्स में आप लोग पढ़ रहे थे, कल परसों ही। बाइपोलर तो मूड डिसऑर्डर ही है ना, जब भी वो शिज़ोफ्रेनिया के साथ आएगा उसको शिज़ोअफेक्टिव कहेंगे। पुरपुरियल साइकोसिस यही होता है कि चाइल्ड बर्थ हुई है, उसके बाद पेशेंट को, आप लोग पढ़ते होंगे ब्लूज, बेबी ब्लूज होते हैं, और उसके बाद डिप्रेशन हो सकता है और इवन साइकोसिस हो सकती है। ठीक है, ये तो सारे हैं फंक्शनल साइकोसिस। अगर कोई ऑर्गेनिक है, जैसे ड्रग्स लिया उसने, उसकी वजह से हो गया है, ठीक है, ये भी ड्रग्स की वजह से, या ये एपिलेप्सी में हुआ है, या डिलीरियम में, डिलीरियम इसका डायग्नोसिस है। डिलीरियम में मोस्टली विजुअल हेलुसिनेशंस हो रही थी। ठीक है, और इसमें कॉन्शियसनेस इंपेयर हो जाता है बंदे का। इसमें बंदा बिल्कुल नॉर्मल था, उसका अल्टर स्टेट में नहीं गया, ठीक है, कॉन्शियस रहता है, और इसमें ज्यादा ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी। ठीक है, डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया हमने कल अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था, डिलीरियम और डिमेंशिया का डिफरेंस, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एज में और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, और उसका आंसर प्रोग्रेसिव होता है, और ये सारा कुछ ओल्ड एज में होगा। फिर उसका क्या है, हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स कोरिया पढ़ते हैं ना हम, उसमें कोरिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, अजीब सी हाथ को हिलाएगा, वो फैमिली हिस्ट्री होगी और साथ में डिमेंशिया होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट शिजोफ्रेनिया। हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं, हमने इसकी पैथोजेनेसिस देखी है, इसके हम देखे हैं क्या नाम है उसका, ये ट्रीटमेंट कैसे करना है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और एंड पे हमने इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख ली है। एनी क्वेश्चन? फिर मैं आपसे यूक्यूज डिस्कस करती हूँ, मैं वर्बली बोलूंगी, जो 2-3 इसके हैं आपको समझ आ जाएगी। इससे रेडी कोई क्वेश्चन आपका? ओके, फिर हम यूक्यूज देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि a 38-year-old female is brought to psychiatry out of with history of fear of being killed। ठीक है, और वो, अच्छा, अब वो ऐसे आई है कि वो भाग के आई है घर से, उसे लग रहा है कि कोई मुझे मार देगा, और उसे कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पे वो छुप सके। On counseling, she says that she hears two voices.
उसे लगता है कि दो लोग हैं, दो आवाजें सुनाई देती हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं, ठीक है। She cannot see those people and don't recognize the voices as well. सिर्फ अच्छा, अब क्या हुआ है कि वो कहती है कि मुझे ये सुनाई दे रहा है कि दो लोग हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे वो लोग, सिर्फ मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे मार देना है, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में आई है। तो क्या हो रहा है उसको, ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन, शिज़ोफ्रेनिया, और इसको फास्ट बिलीव है कि वो मुझे मार देंगे, तो ये क्या हो गया, डिल्यूजन। अदरवाइज शी इज नॉर्मल। अब उसने कहा है कि इसका डायग्नोसिस क्या है और 8 साइड इफेक्ट्स बताने हैं जो मेडिकेशन इसके अंदर यूज हो रही है। तो वो 8 साइड इफेक्ट्स वही हैं ये जो हमने टेबल पढ़ा है पीछे, जो मैंने आपको कोलिनर्जिक के और दूसरे पढ़ाए हैं, ये वाले। तो ये भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन आया हुआ इसका, वो देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आया हुआ इसका कि 24-year-old मेल है, वो प्रेजेंट हुए इन ऑर्डर डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ बिजार बिहेवियर। ही सेज दैट ही हियर्स द वॉइसेस ऑफ हिज लेट फादर, कि उसके फादर की डेथ हो गई लेकिन उसको उनकी आवाज सुनाई दे रही है, और उसे लगता है कि उसकी जो वाइफ है ना, वो उसे कोई जहर दे रही है, ठीक है, और वो अपनी वाइफ को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा, सोशली विड्रॉ हो गया वो, और वो कोई फैमिली गैदरिंग्स में भी नहीं जा रहा। तो अब विल यू एबल बी टू डायग्नोज द सिनेरियो ऑफ शिज़ोफ्रेनिया नाउ? इसमें कोई मुश्किल चीज, उसने क्या कह दिया है कि उसको वॉइसेस भी सुनाई दे रही हैं, वो अपनी फैमिली गैदरिंग्स में भी नहीं जा रहा, विड्रॉ हो गया है वो, और अपनी वाइफ को ट्रस्ट नहीं कर रहा, उसे लग रहा है उसकी जो वाइफ है वो उसको जहर दे रही है। तो उन्होंने डायग्नोसिस पूछा हुआ है और ड्रग्स पूछी हैं, इसको कैसे ट्रीट करना है। ये 2019 में ही आया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ही था, जो मैं कह रही थी कि सबसे पहला यही आया हुआ था। ठीक है, क्लियर है आपको, एनी क्वेश्चन?